नमस्कार। डायलॉग को पूरा सुने। अरे जून जुलाई में जो चले हवा, कहते हैं उसको जेठ। जून जुलाई में चले जो हवा, कहते हैं उसको जेठ। सक्सेस का एक ही पॉइंट, स्टडी 888, स्टडी 888, स्टडी 888, खोले कामयाबी के गेट, स्टडी 888। जय हिंद। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल स्टडी 888 लेकर के। बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि सर 10वीं क्लास की जो हिस्ट्री है उसको जल्द से जल्द कवर करवाइए। तो उन कमेंट्स को देखते हुए मैं लेकर के आया हूँ 10वीं क्लास की हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है मेजर सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में हम संसार की सभी प्राचीन सभ्यताओं के विषय में जानेंगे। पहले चैप्टर में हमने अपने इंडिया की जो सभ्यता रही है प्राचीन उसको जाना, सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। और अब हम जानेंगे इजिप्ट, मेसोपोटामिया, यूनान यानी कि ग्रीक, चीन की जो सिविलाइजेशन है, और भी जैसे माया सिविलाइजेशन है, इनके विषय में जानेंगे। तो देखिए, ये विश्व का मैप है आपके सामने, और मैप भी आएगा, 2 से 3 नंबर का मैप भी पूछेगा। बोर्ड जो है अपना पेपर सेट करता है, तो इन्हीं से ही मैप भी पूछेगा और क्वेश्चन भी पूछेगा। तो देख लेते हैं चैप्टर में क्या कुछ पूछा गया है, बताया गया है। द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड हिज सिविलाइजेशंस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये कह रहा है मानव व उसकी सभ्यता का उद्भव एवं विकास एक रोचक कहानी है, दिलचस्प कहानी है। ए लार्ज पार्ट ऑफ दीज सिविलाइजेशन इज हिडन इन द थिक फॉग ऑफ द पास्ट। अब ये कह रहा है इन सभ्यताओं का बहुत बड़ा भाग अतीत के यानी कि भूतकाल के घने कोहरे में छिपा है। आगे बता रहा है एफर्ट्स आर ऑन दी अंडरस्टैंड देम। तो ये क्या कह रहा है, इसको समझने का प्रयास निरंतर जारी है, प्रयास किया जा रहा है। दीज सिविलाइजेशंस डेवलप्ड एट डिफरेंट टाइम्स इन ए डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये कह रहा है कि ये जो सभ्यताएं हैं ये विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय में विकसित हुई। और फिर आगे कह रहा है व्हेन ए पर्सन स्टार्ट लिविंग परमानेंटली ए सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल and economic system start developing around him to lead and orderly life। अब ये क्या कह रहा है, जब व्यक्ति ने स्थायी रूप से रहना शुरू कर किया तब व्यवस्थित जीवन बिताने के प्रयास में उसके चारों ओर एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक व्यवस्था का निर्माण शुरू हो जाता है। आगे कह रहा है दिस सिस्टम डेवलप्स ए सिविलाइजेशन। ये जो है यही व्यवस्था जो है सभ्यता निर्माण करती है। एंड आगे क्या कह रहा है द डिटेल्स ऑफ द सिविलाइजेशंस इंफॉर्मेशन अबाउट विच हैज बीन रिसीव्ड टिल डेट आर एज फॉलोज। जिन सभ्यताओं की जानकारी आज तक प्राप्त हुई है उन सभ्यताओं का वर्णन निम्न प्रकार से है। निम्न प्रकार से है तो देखिए
अब हम पहली जो सभ्यता है उसको देखने जा रहे हैं। पहली सभ्यता का नाम है इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इजिप्टियन सिविलाइजेशन यानी कि मिस्र की सभ्यता। The development of Egyptian civilization took place about 7,000 years ago. अब ये कह रहा है मिस्र की सभ्यता का विकास लगभग 7,000 वर्ष पूर्व हो गया था। In ancient time, Egypt was divided into small states. प्राचीन समय में जो इजिप्ट है, मिस्र है, वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। In about 4000 BC, these states were united and organized into two kingdoms. ये क्या कह रहे हैं कि ये लगभग 4000 ईसा पूर्व में ये राज्य संयुक्त होकर दो राज्यों में संगठित हो गए थे। फर्स्ट वाज द किंगडम ऑफ नॉर्थ इजिप्ट। पहला जो था वो उत्तर मिस्र था। एट द माउथ ऑफ द नील, और नील नदी जो है उसके मुहाने पर स्थित था। सेकंड वाज द किंगडम ऑफ साउथ इजिप्ट, और जो दूसरा राज्य था वो दक्षिणी इजिप्ट में था। एट द वैली ऑफ द नील, और नील नदी की घाटी में स्थित था। द कैपिटल ऑफ नॉर्थ इजिप्ट वाज बूटो एंड द एम्बलम वाज हनीबी। अब ये क्या कह रहा है कि उत्तर मिस्र की राजधानी बूटो थी और राज चिन्ह जो था वो मधुमक्खी था। फिर इसके बाद इसने कहा है द कैपिटल ऑफ साउथ इजिप्ट वाज क्या बताया इसने, तेखेबे। तो जो दक्षिणी इजिप्ट है, जो मिस्र है, उसकी राजधानी का नाम क्या है? उसकी राजधानी का नाम है तेखेबे जो है साउथ इजिप्ट की राजधानी का नाम है। आगे एंड द एम्बलम वाज बंच ऑफ पापायरस। तो बंच ऑफ पापायरस इसमें क्या कहा है कि ये बता रहा है कि एक गुच्छा जो है, पपायरस का गुच्छा जो है, इसका राज्य चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? राज्य चिन्ह। किसका गुच्छा? पपायरस का। पपायरस का गुच्छा जो है, पेपायरस का गुच्छा इसका राज्य चिन्ह है। और नेक्स्ट है इन 3400 BC ए किंग नेम्ड मेना और मिनिस सब्जेक्टेड द होल ऑफ इजिप्ट बाय यूनाइटिंग दीज टू किंगडम। अब ये क्या कह रहा है कि 3400 ईसा पूर्व में मेना और मिनिस नाम के राजा था। मेना या मिनिस नाम का एक राजा था। उसने क्या किया, 3400 ईसा पूर्व में इन दोनों राज्यों को मिलाकर एक संपूर्ण मिस्र राज्य बना लिया। फिर मेना वाज ए सक्सेसफुल कन्क्वेरर एंड ए ग्रेट जनरल। अब ये क्या कह रहा है कि मेना एक सफल विजेता और महान सेनानायक था। He made Memphis and capital of Egypt and established a monarchical system there. अब ये क्या कह रहा है कि यह उसने जो है मेफिस को मिस्र की राजधानी बनाया और वहाँ राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की। आगे कह रहा है ही फाउंडेड द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट। इसी ने ही मिस्र के प्रथम राजवंश की स्थापना की। आगे इसमें एक्टिविटी बताई गई है। ट्राई टू नो नाउ द नील रिवर नेचर्ड द इजिप्टियन सिविलाइजेशन। तो गतिविधि में पूछा गया है, क्या बताया गया है कि जानने का प्रयास करें कि नील नदी ने किस प्रकार मिस्र की सभ्यता का पालन पोषण किया।
आगे नेपोलियन का भी जिक्र आ रहा है। नेपोलियन बोनापार्ट द रूलर ऑफ फ्रांस प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन टेकिंग द नॉलेज ऑफ इजिप्ट टू द वर्ल्ड। अब ये क्या कह रहा है कि मिस्र के इन ज्ञान को दुनिया तक ले जाने में फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके बाद और भी बहुत से सोर्स हैं इसके नॉलेज के। सोर्स ऑफ नोविंग द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट, मिस्र की इतिहास जानने के साधन क्या क्या हैं। लिटरेरी सोर्स यानी साहित्यिक साधन, हेरोडोटस, डायोडोटस और मैनेथो। हेरोडोटस, डायोडोटस और मैनेथो जो हैं ये दार्शनिक हुए हैं। इन्होंने लिखा है बहुत कुछ इस सभ्यता के ऊपर, इन्होंने ऑब्जर्व किया है और फिर उन्होंने जो है किताबें लिखी हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, अब ये क्या कह रहा है कि पुरातात्विक साधन भी मिले हैं जैसे कि पिरामिड्स, और फिर उसके बाद है मौसोलियम क्या होता है, समाधियां होती हैं, मस्तबे बोलते हैं इनको। और मुरल्स का मतलब है भित्ति चित्र, जो चित्र होते हैं दीवारों पर वो पाए गए हैं। टेम्पल्स मंदिर हैं। रोसेटा इंस्क्रिप्शन भी यानी कि अभिलेख मिले हैं। आगे क्या कह रहा है, मॉडर्न सोर्सेज भी पाए गए हैं। बुक बाय एडोल्फ इमरान एंड J.S. ब्रेस्टेड, यानी कि एडोल्फ इमरान और J.S. ब्रेस्टेड की बुक भी जो है इसको जानने का एक बहुत ही अच्छा साधन है। देख लेते हैं इस सभ्यता की पॉलिटिक्स के विषय में। राजनीतिक जीवन कैसा था। द किंग ऑफ इजिप्ट वाज कॉल्ड फराओ, तो जो राजा होता था इजिप्ट में उसको फराओ कहा जाता था। द फराओ वाज कंसिडर्ड ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जस्टिस एंड गॉड, उसे जो है न्याय का देवता और भगवान माना जाता था। फिर इसके बाद कह रहा है द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जो मिस्र की सभ्यता थी उसके इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 एंशिएंट पीरियड यानी कि पिरामिड एज, प्राचीन समय के विषय में बताया गया, प्राचीन काल, और या फिर कहा गया है पिरामिड युग। और ये कब से कब तक रहा, 3400 BC से लेकर के 2160 BC तक। फिर इसके बाद मेडिवल एंड फ्यूडल एज, और ये है मध्यकाल या सामंतवादी युग। और ये कब से कब तक रहा, 2160 BC टू यानी कि 2160 BC टू 1580 BC तक। फिर इसके बाद है न्यू एरा और इंपीरियल एज। इसमें क्या कहा है, नवीन काल या साम्राज्यवादी युग। और ये कब से कब तक रहा, 1580 ईसा पूर्व BC से 650 BC तक। क्या कह रहा है, पिरामिड्स एज जो है पिरामिड्स एज के विषय में ये बता रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं और ये हमने देखा था कब से कब तक रहा, 3400 BC से लेकर के 2160 BC तक था। तो ये 6 डायनेस्टीज रूल्ड इन दिस एरा, इस युग में जो है 6 राज्य हुए हैं, 6 प्रमुख राजवंश हुए हैं, उन्होंने राज किया है। अमोंग देम द प्रोमिनेंट रूलर्स वर नरमर। अब आगे क्या कहा है कि इनमें प्रमुख शासक जो है नरमर, अट्टा, और फिर इसके बाद है जोसर और इमहेटोप और खुफू, फिर है उसके बाद यूसरेफाक और फाके आदि थे। ये सभी जो हैं उस समय राजवंश के शासक होते थे। दीज फ्राओ बिल्ट हाई राइज पिरामिड्स ट्रायंगुलर टॉम्स ऑफ ह्यूज स्टोन्स।
अब ये क्या कह रहा है कि इन राजाओं ने फराओ ने विशाल पत्थरों से गगनचुंबी पिरामिड बनाए और उनका आकार होता था त्रिभुजाकार और ये समाधियां होती थी। इनका निर्माण उन्होंने करवाया। 70 पिरामिड्स स्टिल exist today near the city of Memphis, south of the modern capital of Egypt। अब ये कह रहा है कि 70 के लगभग जो पिरामिड हैं वो पाए गए हैं मेफिस नामक नगर के पास, और ये जो है दक्षिण में पाए गए हैं, मेफिस के दक्षिण में पाए गए हैं। आगे कह रहा है कारियो क्या होता है? ये कैरियो जो है इसके विषय में आपको पता लगाना चाहिए कि जो मेफिस काहिरा है, काहिरा बोलते हैं इसको, कैरियो को, जो मिस्र की आधुनिक राजधानी है काहिरा, काहिरा के दक्षिण में मेफिस नामक नगर के पास आज भी 70 पिरामिड मौजूद हैं। The credit of building the pyramids in Egypt goes to Imhotep, who was the wazir of the pharaoh Djoser of the 3rd dynasty। अब ये क्या कह रहा है? मिस्र में पिरामिडों को बनाने का श्रेय जो है इम्होटेप को जाता है, जो तीसरे राजवंश के फराओ जोसर का वजीर था ये। फिर आगे क्या कह रहा है देख लेते हैं। These pyramids were built by the Egyptians to express the immortality and glory of their kingdoms and its symbol pharaoh। अब ये क्या कह रहा है? ये बता रहा है कि ये जो पिरामिड हुए हैं इनकी रचना मिस्र के लोगों ने अपने राज्य और शासक उसके प्रत्येक फराओं की अनश्वरता और गौरव को अभिव्यक्त करने के लिए की थी। और इसके बाद और भी बहुत कुछ बता रहा है। कह रहा है कि सन गॉड वाज द फेवरेट डेटी ऑफ द रूलर्स ऑफ इजिप्ट। अब ये कह रहा है मिस्र के शासक सूर्य देवता को अपना इष्ट देवता मानते थे, और देयरफॉर इसलिए टू प्लीज द सन गॉड दे बिल्ट ह्यूज पिरामिड्स, और इसलिए उन्होंने जो है सूर्य देवता के समर्पित किए हैं ये पिरामिड, विशाल पिरामिड बनवाए हैं और सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए ये सब किया है। द purpose of building the pyramids was religious। अब ये क्या कह रहे हैं? ये बता रहे हैं कि ये विशाल जो पिरामिड है इनका निर्माण करने का उद्देश्य धार्मिक पवित्रता थी, और their objectives must also have been to provide employment to the people। और फिर इसमें क्या बताया है? लोगों को रोजगार देना भी इसका उद्देश्य रहा होगा। Their aim must have also been to prolong the culture। अब ये कह रहा है कि अपनी संस्कृति को दीर्घायु करने का भी उद्देश्य रहा होगा कहा है। आगे क्या कह रहे हैं? सेकंड है फ्यूडल एज, यानी कि सामंतीवादी युग 2160 बीसी से लेकर 1580 बीसी तक ये रहा है। 5 डायनेस्टीज रूल्ड इन दी फ्यूडल एरा। कह रहा है सामंतवादी युग में 5 राजवंशों ने शासन किया, और अमोंग देम द मेन रूलर वर इंटेफ हुए हैं, और फिर उसके बाद और भी बहुत से हुए हैं जैसे कि मेतु होतेप, और फिर है अमन होतेप और सेनेवो सरेत आदि ये शासक हुए हैं। फिर इन दिस एरा इजिप्ट वाज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल किंगडम्स एंड द स्टेट पावर केम इन द हैंड ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड्स।
अब ये क्या कह रहा है कि ये जो इस युग में मिस्र के जो राजा हुए हैं ये अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे और राज्य जो है शक्ति सामंतों राज्य की शक्ति जो है सारी सामंतों के हाथ में आ गई। Due to the struggle among the feudal lords, all-round development of each state took place. अब ये कह रहा है, बहुत बढ़िया बातें बताई जा रही हैं। सामंतों की प्रतिस्पर्धा के कारण प्रत्येक जागीर का चहुमुखी विकास हुआ। जब कंपटीशन होता है तो विकास तो होता ही है, बदलाव होता है। एट दिस टाइम टॉम्स वर बिल्ट एंड ट्रेड एंड एग्रीकल्चर आल्सो फ्लोरिश्ड। आगे इसमें बताया गया है कि इस समय के दौरान मकबरों का निर्माण हुआ, व्यापार और कृषि में भी विकास हुआ। और एज ए आप लोगों के लिए एक बहुत ही मजेदार जबरदस्त वीडियो लेकर के आया है और इस वीडियो में आपसे कंसल्ट किया जाएगा बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के विषय में, क्योंकि आपका एग्जाम सीईटी मेंस का आ चुका है नजदीक और इसकी तैयारी के लिए हमने कमर कस ली है। आप भी रहिए तैयार, जल्द ही कॉम्बो पर कॉम्बो वीडियो आती जा रही हैं और इनको आप पढ़िए, समझिए और याद रखिए। नमस्कार। As a result of which their cities become centers of civilization. अब ये क्या कह रहा है, जिसके फलस्वरूप उनके नगर सभ्यता के केंद्र बन गए। और फिर आगे कहा, दीज फ्यूडल लॉर्ड्स यूज्ड टू फाइट विद वन अनदर। और ये एक दूसरे से भी युद्ध करते रहते थे, लड़ाइयाँ करते रहते थे। देयर वाज अनरेस्ट एंड चॉस ऑल अराउंड। अब ये क्या कह रहा है कि जो ये सामंत हैं ये चारों ओर अशांति फैली हुई थी, अराजकता जो कहते हैं ऐसी स्थिति बनी हुई थी। और फिर आगे बताया द हिक्सास, क्या है ये, हिक्सास, द हिक्सास पीपल ऑफ सैरा है या ये क्या है, अभी देख करके मैं आपको बताता हूँ। ये है द हिक्सास पीपल ऑफ सैरा टुक कंट्रोल ऑफ इजिप्ट। अब ये कह रहे हैं कि ऐसे में सीरिया, सायरा नहीं है ये, ऐसे में सीरिया के हिक्सास लोगों ने मिस्र पर अधिकार कर लिया। तो ये क्या कह रहा है, देखिए, द हिक्सास पीपल ऑफ सीरिया टुक कंट्रोल द इजिप्ट। तो ऐसे में सीरिया के हिक्सास लोगों ने जो है इजिप्ट पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। आगे बता रहे हैं, दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द लोकल पीपल। उन्होंने साधारण लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। विच मेड द जनरल पब्लिक हेट द हिक्सास पीपल एंड फाइनली एमोसिस। आगे क्या कह रहा है, ये स्थानीय जनता का शोषण करने लगे, जिससे आम जनता को हिक्सास लोगों से घृणा होने लगी। अंत में थीब्स के समान अमोसिस ने हिक्सास लोगों को मिस्र से मार भगाया। और एंड फाइनली अमोसिस ने ये किया। फिर द फ्यूडल लॉर्ड ऑफ थेबेज हु ड्रॉव द हिक्सास पीपल आउट ऑफ इजिप्ट एंड स्टार्टेड रूलिंग हिमसेल्फ। फिर आगे कह रहा है कि घृणा करते थे और मार भगाया। उसके बाद कह रहा है कि जो मिस्र से भगाने के बाद स्वयं शासन करने लगे। कौन शासन करने लगे, जिन्होंने भगाया था, और नाम है थीब्स। फिर उसके बाद जो है क्या बताया जा रहा है
कि द रूलर ऑफ द कमिंग डायनेस्टीज वर पपेट यानी कि कठपुतली होता है। तो आगे क्या कहा है कि आने वाले वंशों के शासक जो है वो कठपुतली थे। अगला जो है नेक्स्ट जो एज है वो क्या है, नेक्स्ट एज है इंपीरियल एज यानी कि साम्राज्यवादी समय। 1580 बीसी से लेकर के 650 बीसी तक का समय था। दिस एरा बिगेन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए well organized system of governance by the ruler of the 18th dynasties। अब ये क्या कह रहा है, इस युग का प्रारंभ 18वें राजवंश के शासक अमेनहोटेप द्वारा सामंतों की शक्ति को समाप्त करके सुसंगठित शासन व्यवस्था की स्थापना से हुआ था। आगे क्या कह रहा है देख लेते हैं। आगे ये कह रहा है अमेनहोटेप एंडिंग द पावर ऑफ द फेडरेटरीज पीपल। अमेनहोटेप ने सामंतवादी प्रथा को समाप्त किया, उनकी शक्ति को छीन लिया और पीपल वर हैप्पी एंड प्रोस्पेरस ड्यूरिंग दिस टाइम। और जो लोग थे वो इस युग में कई राजवंश हुए हैं और इस वजह से जो उसकी ताकत जो है छीन ली गई थी। किसने छीनी थी? जो सामंत थे उनकी ताकतों को अमेनहोटेप ने जो है छीन ली थी और उनको बेदखल कर दिया, जिससे लोग जो हैं बड़े ही खुश हुए और समृद्ध भी हुए और बहुत ज़्यादा समृद्धि आई। आगे कहा है मैनी डायनेस्टीज रूल्ड इन दिस एरा। इस समय में बहुत से राजवंशों ने राज किया। प्रोमिनेंट अमोंग देम वर अमेनहोटेप सेकंड, आमोस एंड थूटमस एंड अमेनहोटेप थ्री एंड हाष्टपष्ट। इसको बोलते हैं हाथसोपसुत। तो महिला शासिका थी ये सभी जो हैं शासक हुए हैं उस समय में। फिर उसके बाद आगे क्या बता रहा है, हु रेज्ड इजिप्ट टू इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल हाइट्स। तो ये कह रहा है कि इन सब ने मिलकर के इजिप्ट को, मिस्र को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। For 31st 100 years, about 31st dynasties ruled Egypt। अब ये कह रहा है कि मिस्र में लगभग 31 राजवंशों ने 3100 वर्षों तक शासन किया। और फिर आगे है फाइनली द ग्रीक रूलर अलेक्जेंडर टुक कंट्रोल ऑफ इजिप्ट इन 332 BC एंड आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर द rule of the Ptolemy dynasty was established in Egypt। अब ये क्या कह रहा है कि अंत में 332 ईसा पूर्व में यूनान का शासक सिकंदर ने मिस्र पर अधिकार कर लिया और फिर सिकंदर की मृत्यु के बाद मिस्र में टोलेमी वंश का शासन स्थापित हो गया। बहुत ही बढ़िया जो है सभ्यता के विषय में बताया गया है और बहुत ही बड़ी विषय हैं। इस के बाद प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में बताया गया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो मेन पॉइंट होता है वो फराओ होता है, वह किंग होता है, सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। फिर उसके बाद वह एक वजीर को अपॉइंट करता है और वजीर भी अपने काउंसिल अपॉइंट करता है, मिलिट्री ऑर्गेनाइज करता है और काउंसिल को वो अपॉइंट करता है। काउंसिल क्या करती है कि फराओ और जो वजीर होता था उसके काम को संभालते थे। प्रोविनेंस रूल बनाए जाते थे। रूल्स फराओ हैड डिवाइडेड द एम्पायर इनटू मैनी प्रोविनेंस। जो राजा होता था वह अपने बड़े राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में बांट देता था और विच आगे क्या कह रहा है, छोटे छोटे राज्यों में बांटने के बाद फॉर द
कन्वेंशंस ऑफ गवर्नेंस, शासन सुविधा को चलाने के लिए। ईच प्रोविडेंस वाज कॉल्ड नोम एंड इट्स रूलर वाज कॉल्ड नोमार्च। तो इसमें क्या कहा गया है कि जितने भी वो पार्ट प्रांत बनाता था तो उसमें जो है प्रत्येक प्रांत का नोम और उसके शासक को नोमार्क कहते थे और नोमार्क कहते थे। उसके बाद क्या कहा है, नोमार्क वाज अपॉइंटेड बाय दी फराओ, और नोमार्क को इस शासक को कौन अपॉइंट करता था, फराओ। लोकल गवर्नमेंट के विषय में बताया गया है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज वाज इन द हैंड्स ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड्स। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक कार्य होते थे वो जमींदारों के हाथ में होते थे, जो सामंत होते थे उनके पास होते थे। हु हैड द पावर ऑफ द पुलिस एंड जस्टिस, उनके पास जो है पुलिस और न्याय करने की ताकत होती थी। और फिर उसके बाद इन सिटीज और शहरों में देयर वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हु यूज्ड टू मेंटेन पीस, और शहरों में जो है एक मेन ऑफिसर होता था जो मेंटेन करता था शांति व्यवस्था को और कलेक्ट रेवेन्यू एटसेट्रा, और वह राजस्व आदि भी इकट्ठा करता था। अब है जुडिशियल सिस्टम, जो न्यायिक व्यवस्था थी उसके विषय में जान लेते हैं। द फराओ वाज द चीफ जस्टिस, जो मुख्य न्यायाधीश होता था वह राजा होता था। द केस वाज द कंडक्टेड इन राइटिंग एंड फराओ, और जो केस होते थे वो लिखित में चलते थे, और फराओ यूज द डिसाइडेड द केस इन 3 days, और फराओ जो है 3 दिन के अंदर उस केस को सॉल्व कर देता था। द क्रिमिनल वाज गिवन हार्श पनिशमेंट, उनको सख्त सजा दी जाती थी। जो क्रिमिनल होते थे क्रिमिनल को सख्त सजा दी जाती थी। एंड सच एज द बीटिंग विद ए स्टिक, उनको डंडों से पीटा जाता था। और मल्टीलेशन, उनका अंग भंग कर दिया जाता था। एक्सप्लोजन, लोगों के लिए एक बहुत ही मजेदार जबरदस्त वीडियो लेकर के आया है, और इस वीडियो में आपसे कंसल्ट किया जाएगा बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के विषय में, क्योंकि आपका एग्जाम सीईटी मेंस का आ चुका है नजदीक, और इसकी तैयारी के लिए हमने कमर कस ली है। आप भी रहिए तैयार, जल्द ही कॉम्बो पर कॉम्बो वीडियो आती जा रही हैं, और इनको आप पढ़िए, समझिए और याद रखिए। नमस्कार। फ्रॉम द कंट्री, एक्सप्लोजन का मतलब है उन्हें देश निकाला दे दिया जाता था। अब आते हैं इकोनॉमिक्स कॉमर्स, यानी कि अर्थव्यवस्था और वाणिज्य पर। तो क्या कह रहा है हमारा चैप्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इजिप्ट यूज्ड टू बी एन एग्रीकल्चर कंट्री, यह एक कृषि प्रधान देश होता था। व्हीट, बार्ले, कॉटन, फ्लेक्स वर द मेन प्रोड्यूस हेयर। तो यहाँ पर जो है सन, कॉटन, बार्ले यानी कि जौ, गेहूं, ये मुख्य रूप से उगाए जाते थे। एंड अमोंग फ्रूट ग्रेप्स, और इनके साथ साथ जो है ग्रेप्स भी उगाए जाते थे और भी फ्रूट्स उगाए जाते थे। फिग्स एंड डेट्स एटसेट्रा वर प्रोड्यूस्ड, ये सब उगाए जाते थे। द फराओ पेड स्पेशल अटेंशन टू एग्रीकल्चर, जो राजा होता था वह एग्रीकल्चर पर विशेष ध्यान देता था। दे यूज्ड टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर इरिगेशन, और वो सिंचाई व्यवस्था को सुचारू बनाए रखता था। एनिमल हस्बेंड्री में क्या बताया गया है, द इजिप्टियन केप्ट एनिमल, वो पशुओं को पालते थे। दे रेयर्ड काउज, शीप एंड डोंकी, calves एंड मंकी एंड पोल्ट्री, वे मुर्गी पालन करते थे और बछड़ों को पालते थे तथा बंदरों को भी वो पालतू बनाते थे, और गधा तथा भेड़ और गाय को भी वो पालते थे। इंडस्ट्रीज के विषय में देख लेते हैं। द इजिप्टियन वर प्रोफिशिएंट इन मैनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज
तो इसमें बताया गया है कि जो इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग धंधे, मिस्रवासी अनेक प्रकार के उद्योग धंधों में जो है दक्ष थे, प्रवीण थे। दे वर स्किल्ड इन कटिंग स्टोन, वे पत्थरों को काटने में माहिर थे। मेकिंग ऑर्नामेंट्स, गहने बनाने में माहिर थे। यूटेंसिल्स मेकिंग कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेपन्स, वे हथियार बनाने में, बर्तन बनाने में निपुण थे। एंड मेकिंग वुडन फर्नीचर, और वो फर्नीचर लकड़ी का कारोबार करने में माहिर थे। द इजिप्टियन वर आल्सो स्किल्ड इन बिल्डिंग बोट्स एंड शिप पॉटरी, और वो जो है बोट्स बनाने में, नाव बनाने में भी निपुण थे, और जहाज बनाने में भी वो बहुत ज़्यादा दक्ष थे। पोट्री मेकिंग एंड क्लॉथ वीविंग बिकम इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज देयर, और बर्तन उद्योग, मिट्टी के जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं वो बनाने में भी वो काफ़ी फेमस थे। दे मेड पेपर फ्रॉम ग्रास, वो घास से जो है कागज बनाते थे। ग्रास प्लांट कॉल्ड पपायरस, और इस प्लांट को जो है पपायरस कहा जाता था। एंड वेरियस टाइप ऑफ मेडिकल मटेरियल्स। कॉमर्स एंड ट्रेड, कॉमर्स एंड ट्रेड यानी कि वाणिज्यिक व्यापार। तो कॉमर्स एंड ट्रेड आल्सो फ्लोरिश्ड इन इजिप्ट, और ये काफ़ी चमका हुआ था ये क्षेत्र। और इंटरनल ट्रेड इन इजिप्ट वाज डन थ्रू द नील रिवर, और नील नदी के माध्यम से जो है आंतरिक क्षेत्रों में यह व्यापार चलता था। स्पाइसेस, डाइज, ऑयल्स, पाउडर्स एंड सैंडलवुड, चंदन का व्यापार, पाउडर का व्यापार, और फिर उसके साथ ऑयल और रंग तथा मसालों का व्यापार भी होता था। और ये व्यापार इंपोर्टेड भी किया जाता था, कहाँ से? इंडिया से, अरेबिया से। और एनिमल्स वर आल्सो ट्रेडेड, और पशुओं का भी व्यापार किया जाता था। अब देख लेते हैं लास्ट पोर्शन है इस सभ्यता का, सिविलाइजेशन का, कल्चर और रिलीजन, धर्म और संस्कृति। द इजिप्टियन वर पॉलीथेटिक्स, पॉलीथेटिक्स का मतलब होता है बहुदेवतावादी। वर्शिप्ड वेरियस फॉर्म ऑफ नेचर, वे प्रकृति के जो है विभिन्न देवताओं के रूप में पूजा करते थे। इन टोटल देयर वर 3000 गॉड्स इन इजिप्ट, 3000 के लगभग वो देवताओं की पूजा करते थे। द मोस्ट पॉपुलर गॉड ऑफ इजिप्ट वाज द सन गॉड, और सूर्य देवता को जो है मेन देवता मानते थे, इष्ट देव मानते थे। हु वाज कॉल्ड बाय मैनी नेम, लाइक, उसको कई नामों से पुकारा जाता था। रे, रा, हॉरस एंड अमेन एटसेट्रा, इन नामों से सूर्य देव को पुकारा जाता था। आफ्टर द सन द गॉड ऑफ द नील ओरिसी प्रेडोमिनेटेड। अब इसमें क्या बताया गया है, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। क्या कहा है तो देख लेते हैं। मिस्रवासी जो है बहुत तरह से देवी देवताओं को पूजते थे। तो आगे बताया गया है कि सूर्य के बाद नील नदी के देवता ओसिरिस का प्राधान्य था, यानी कि ओसिरिस को वो मानते थे। और फिर उसके बाद द इजिप्टियन आल्सो वर्शिप्ड नूत द गॉड ऑफ द स्काई, आकाश के देवता नूत को पूजते थे। एंड सिन मून, यानी कि सिन को, चंदा मामा को, चंदा को जो है सीन कहा जाता था, उसको पूजते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ द फराओ, राजा की मृत्यु के बाद द फोडेट्रीज देयर बॉडीज वर कोटेड विद केमिकल्स, और केमिकल्स के स्नेहक के माध्यम से मरे हुए राजा के शरीर को जो है वो लेप लगाते थे। एंड पुट इन द हाई रेज टॉम्स, और ऊंचे ऊंचे पिरामिड्स में उनको रखा जाता था, कब्रों में रखा जाता था। दिस स्पेशल
केमिकल प्रिजर्व्ड द बॉडी, और यह जो स्पेशल जो केमिकल होता है यह शरीर को, मृत शरीर को बचा करके रखता है, सुरक्षित रखता है। द डेड बॉडी सो प्रिजर्व्ड वाज कॉल्ड ममी, और इस संरक्षित शरीर को ममी कहा जाता है। दीज टॉम्स आर कॉल्ड पिरामिड्स, इन टॉम्स को ही जो है, ये जो कब्र हैं इनको पिरामिड्स कहते हैं। अब आगे पहली सिविलाइजेशन की है, इसके क्वेश्चन आंसर हैं, और ये क्वेश्चन आंसर हम अगली वीडियोस में जो है डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली सिविलाइजेशन, नेक्स्ट सिविलाइजेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलिए। मेरी मेहनत का फल मुझे दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।